अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का आगाज हम इस दुआ के साथ करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतकब्बला व कल्बन खाशिया। रब्बे करीम हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाक़तन हमारे लिए मुफीद हो, और फिर उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला हो, और फिर इतना अच्छा इल्म मिल जाने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाना, हमें अपने से डरने वाला ही बनाना। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दरअसल काफी दिन हो गए हैं, काफी वक्त गुजर चुका है, बहुत रिटर्न वर्क किया है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किए हैं। लेकिन उस सबसे पहले मैं इस वीडियो का जो मकसद है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दरअसल हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका नाम मेवात है, जिससे आप पूरी तरह वाकिफ हैं। इस मेवात की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है। आजादी के वक्त से लेकर आज तक का जो पूरा वक्फा गुजरा है उसके बारे में हम बहुत विस्तृत तरीके से जानकारी करेंगे, और एक बहुत बड़ा मौजू जिसके बारे में आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। माजरत चाहूंगा कि अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए जब भी आपको वक्त मिले तो कोशिश करें कि इस वीडियो को पूरा देखें। दरअसल आज इस वीडियो का जो मौजू है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बारे में हमें आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। दरअसल इस मेवात के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी नियतों में और खालिसपन पैदा करे, और उनके लिए वो काम आसान हो जिस काम को मेवात के हक में कर रहे हैं। चाहे वो राजनेता हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए यूथ जो है बहुत अच्छा रिटर्न वर्क भी कर रहा है, बहुत अच्छा बोल भी रहे हैं, लेकिन कहीं हद तक इतना सारा काम होने के बावजूद आज मेवात बहुत डाउनफॉल की तरफ है। डाउनफॉल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर फील्ड में हम मेवातियों की इतनी आबादी होने के बावजूद आज हम क्यों इतने खसारे में हैं? हमें क्यों लताड़ा जा रहा है? हम क्यों हर क्षेत्र में पीछे रहते जा रहे हैं? ये वो मेवात था जिस मेवात में साहसी वीर पैदा हुए, जिन्होंने आजादी की लड़ाइयों में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद यहाँ इल्म के बहुत जबरदस्त मकतब, मसाजिद, मदरसे बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचे। एक वक्त मेवात उरूज पर था, लेकिन पिछले 2 दशकों में मैं कहूं तो मेवात का डाउनफॉल हो रहा है। उस डाउनफॉल के बारे में मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे साथी चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि हम मेवात के लिए कुछ काम करें, कुछ अपना हिस्सा, जो उनके पास नॉलेज है, जो उनकी नीयत है, वो चाहते हैं कि हम कुछ अपना योगदान करें। लेकिन उम्मीद करता हूं कि वो अपनी नीयतों में बहुत और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है वो निश्चित ही बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो मैंने काम किया है उसके बारे में मैंने 40 नोट्स तैयार किए हैं, यानी वो 40 रीजन जिनकी वजह से मेवात इतना पीछे हुआ है। मुझे लगता है ये मेरा ये पर्सनल व्यू हो सकता है। ये इन व्यूज में जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, इनमें आपके व्यूज अलग हो सकते हैं। आप इनसे हो सकता है कि इनके साथ आपका ताल्लुक नहीं बने, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं उन पॉइंट्स तक, उन बातों तक पहुंचूं जिनकी वजह से आज मेवात के ग्राफ में इतनी गिरावट आई है। और उम्मीद करता हूं कि ये शुरुआत है, और इस शुरुआत में आप लोग मेरा और मेरी टीम का बहुत साथ देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है वो घर घर तक पहुंचे, स्कूल स्कूल तक पहुंचे, बच्चे बच्चे तक पहुंचे, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि हम और बैक में जाएं। यहां से अगर और बैक हो गया मेवात तो निश्चित ही
देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हमें बहुत शर्मनाक तरीके से देखा जाएगा। इसलिए हमें जागने की, उठने की और फिर से अपने खुद के नफ्स से लड़ने की जरूरत है। हमने दीन में इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, तबलीग की मैं बात कर रहा हूं, देश देश ही नहीं पूरी दुनिया में मेवात का नाम अपनी खातिरदारी, अपनी इबादत के लिए जानी जाती थी। यहाँ का सीधापन, यहाँ की सादगी, यहाँ के भोले लोग। लेकिन अचानक इन 20 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारा यूथ, हमारे परिवार, हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग या फिर हमारी आने वाली पीढ़ी इतने बैक में क्यों जा रही है? इन्हीं चर्चाओं को मैं आगे बहुत लंबा करने वाला हूं। यानी मैं चाहता हूं कि हम हर घर तक पहुंचे, हर स्कूल तक पहुंचे और हर बच्चे तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आप हमारा इस विजन में साथ देंगे और ये एक ऐसा विजन है जिसके जरिए मेवात के लिए बहुत कुछ हमने तैयार किया है। तो जिन रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि मेवात इतना पीछे हुआ है, वो कुछ 40 पॉइंट्स हैं। उन 40 पॉइंट्स में कई बार आपको लगेगा कि ये पॉइंट्स एक दूसरे सिमिलर हैं, लेकिन जब उनको आप बारीकियों से सोचकर, विचार कर उन पर गहन अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है। और इन 40 पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से मैंने तैयार किया है और उम्मीद करता हूं कि आप इन पॉइंट्स को बहुत गहनता से, बहुत उम्मीद के साथ सुनेंगे और इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो ये 40 पॉइंट मैंने तैयार किए हैं, इनका जो खुलासा है उनको मैं आने वाले एक एक वीडियो के साथ आपके सामने पेश करता रहूंगा। तो पहले उन 40 पॉइंट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक बच्चा जिस घर में पैदा होता है, जिस माहौल में पैदा होता है, सबसे ज्यादा असरात उस घर के, उस माहौल के और उस फैमिली वैल्यूज के होते हैं। इसीलिए जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि घर का माहौल क्या है, घर की बाउंड्रीज क्या है, घर के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। बच्चा दरअसल वो सीख रहा होता है जो अपने बड़ों को करता हुआ देखता है। अगर अपने पेरेंट्स के, अपने चाचा चाचियों के, अपने ताईजी के, अपने दादा दादी के जो वैल्यू सिस्टम है, जो उनके ख्यालात हैं, निश्चित ही वो ख्यालात ट्रांसफर होते हैं बच्चे के अंदर। इसीलिए आज मेवात में घर का माहौल कैसा है हम आप बखूबी जानते हैं। इस घर के माहौल पर हम आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से विस्तृत चर्चा करेंगे। इसीलिए जो घर का माहौल है वो मेवात के हर घर का माहौल जिससे आप और हम बखूबी वाकिफ हैं। उम्मीद करता हूं कि घर के माहौल पर हम बहुत अच्छा वर्क करेंगे जिससे कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक नई इबारत, एक नई नींव रखी जा सके। इसी में पेरेंट्स के ख्यालात हैं, उनके दीनी ख्यालात क्या हैं, खुद के पर्सनल उनके ख्यालात क्या है, दुनियावी इल्म के बारे में उनके ख्यालात क्या है, क्या वो पॉजिटिव ख्यालात रखते हैं या नेगेटिव ख्यालात रखते हैं। ये भी बहुत अहम होता है कि पेरेंट्स कितनी इंपॉर्टेंस इल्म के लिए दे रहे हैं, चाहे वो दीनी इल्म हो चाहे वो दुनियावी इल्म हो। ये दूसरा पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उस बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का ट्रस्ट कितना है। दरअसल जो मैंने नोट किया है वो देखा है कि हम अक्सर औकात अपने बच्चे पर यकीन नहीं कर रहे होते, उन पर ट्रस्ट बिल्ट नहीं होता। उनके जो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूं कि दरअसल जब बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल हकीकतन हक पर होता है, फितरतन खुदा पे होता है। वो झूठ को पसंद नहीं कर रहा होता, वो धोखे को पसंद नहीं कर रहा होता। लेकिन जब वो घर की वैल्यूज, घर के रूल्स एंड रेगुलेशन, माँ बाप के ख्यालात को वो देखकर वो फिर एक बार उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क पैदा होता है, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी
मेरे बाप को किसी से झूठ बोलने की, मेरी माँ को मेरे बाप से झूठ बोलने की, मेरे चाचाओं को दुनिया से झूठ बोलने की क्या जरूरत महसूस हुई। लेकिन जब वो इन सब चीजों को बार बार देखता है तो वो चीजें उसके जहन में फिट हो जाती है कि यही सच्चाई है, झूठ बोलना ही सच्चाई है। यही एक ऐसी हकीकत है जिसके जरिए हमें इस दुनिया में रहना पड़ता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, यह आप और हम सब जानते हैं। इसके अलावा जब बच्चा, एक तो ट्रस्ट पेरेंट्स का नहीं होता मेवात में। अगर बच्चा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना चाहता है, अलग कुछ हटकर करना चाहता है, तो हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे होते, उसके उसकी जो नीयत है उस पर शक कर रहे होते। ये बहुत बड़ा गुनाह है, आप किसी के नीयत पर शक करना, आप उसका ईमान जाया कर देते हैं। आप उसको बिल्कुल, उसकी नीयत को, किसी की नीयत के बारे में हमें कैसे मालूम हो सकता है कि इसकी नीयत किस, आप उन्हें कुछ करने दें, आगे बढ़ने दें और उनकी आप निगरानी भी करें। ऐसा नहीं कि आप, अगर कोई बच्चा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना चाहता है कि तो उनको फ्री ना छोड़ें, उनके ऊपर आपकी इस्लाह होनी चाहिए, आपको सारा कुछ अपनी नजरों में, लेकिन बार बार टोकना नहीं है, बार बार सवाल पैदा नहीं करने, क्रिएटिविटी को उनके देखना है वो कितना कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है। अब ज्यादातर फिर बच्चा जब सोसाइटी का प्रेशर भी हैंडल कर रहा होता है, दरअसल हमारे समाज में अगर कोई बच्चा कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है, बार बार उसे ताने दिए जाते हैं, उसे एहसास दिलाया जाता है कि तेरे अंदर इतनी काबिलियत है नहीं, तो क्यों इन सब चीजों में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है या फिर अपने समय को बर्बाद कर रहा है। ये एक सोसाइटी का प्रेशर है। मैंने देखा बहुत सारे, एक कॉन्फिडेंस, बच्चे का कॉन्फिडेंस यहाँ से लूज हो जाता है। तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ सोसाइटी वालों, अगर कोई बच्चा वाकई में क्रिएटिव है, कुछ अलग करना चाहता है, तो आप प्लीज, रिक्वेस्ट है कि उसे करने दें, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उसे मोटिवेट करें। ये सारी चीजें होती है कि एक बच्चे के लिए बहुत, एक आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस होना, ट्रस्ट होना, सोसाइटी का ट्रस्ट होना उस बच्चे के ऊपर बहुत अहम, बहुत लाजिम होता है। तभी जाकर उस बच्चे के अंदर हिम्मत पैदा होती है कि वो कैसे आगे बढ़े। फिर उसके बाद फ्रेंड सर्किल का जो प्रेशर है वो भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। फ्रेंड्स का प्रेशर तो बहुत बड़ा प्रेशर, यानी एक हदीस में आया है कि आप अपने दोस्त के ईमान पर होते हो, यानी इतना इतना इनका खास एक बहुत अट्रैक्शन होता है, लोग अपने दोस्त से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों का जो नजरिया है वो अपने दोस्त के बारे में गलत नहीं होगा, उन्हें वो मोटिवेट करेंगे। और हमारे यहाँ ये भी देखा जाता है कि हमारा सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स है वो बहुत बेकार होता है। वो इस तरीके का प्रेशर है, इस तरीके का सिलेक्शन है जिससे कई बार एक होनहार जो बच्चा है, काबिल बच्चा है, वो अपने दोस्तों की वजह से, अपने जो दोस्तों की जो सोच है उसकी वजह से बहुत पीछे चला जाता है। इसलिए दोस्त ज्यादा ना हो, कम से काम चलेगा, लेकिन वो जो कम दोस्त हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस भी हो, उनकी सोच बहुत पावरफुल हो, वो अच्छे ख्यालात के हों, दीनी दीनी माहौल हो उसके घर में, दीन पर अमल करने वाला। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जिसको दोस्त बना रहे हैं उसका ईमान देखें कितना मजबूत है। अगर कोई जिसका ईमान ही कमजोर है वो निश्चित ही ज्यादा अच्छा साबित नहीं होगा। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ कैरियर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो बहुत बेकार है। जो कमाई का जो जरिया है हमारे मेवात में वो बहुत पुराना हो चुका है। कुछ नया कुछ करने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। ड्राइवर हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ड्राइविंग से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इनकम का सोर्स है मेवात में निश्चित ही, लेकिन कुछ अलग करना होगा, कुछ निश्चित ही अब आगे बढ़ना होगा। अब एक चीज से आगे बढ़कर हमें सोचना होगा कि आखिर और भी कुछ कमाई के जरिए हो सकते हैं। आपको तब्दील करना होगा, अपना नजरिया तब्दील करना होगा, अपने आप को थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा, कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, दूसरे कामों के लिए भी आगे बढ़ना होगा। बाकी कामों ने सारे कामों में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे पशुपालन के विभाग में ले लीजिए, बहुत आगे बढ़े हैं। और समाज खेती में भी लोगों ने बहुत आगे
काम किया है। हमारे यहाँ ज्यादातर का जो इनकम का जरिया वो तो या तो ड्राइविंग से है या फिर खेती से है। इन्हीं और चीजों के लिए ये भी बहुत बड़े ये वो चीजें हैं जिनके जरिए मेवात का पीछे, और मेवात की यूथ ले लो, परिवार ले लो, हमारे जो जो भी माहौल है। दीनी तालीम बहुत इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट है कि आप दीनी तालीम को कितना कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी अहमियत आपके दिल में क्या। वाकई में अगर इस पॉइंट की अहमियत आपके दिलों से निकली है ना, इसी वजह से हमारा मेवात आज कहीं पीछे हुआ है। दीन का जिंदगी में होना सब कुछ होना है। वो इंसान जिसकी जिंदगी में दीन है वो सब कुछ है, वो काबिल है, वो कॉन्फिडेंट है। जिसका रब पर विश्वास हो कैसे दूसरे लोगों के सामने झुक सकता है। मैं तो कहता हूं कि रब की जात से जुड़ना अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल थिंग से आप जुड़ रहे हो, तो कैसे आप किसी के सामने झुक सकते हो। तो दीनी तालीम की अहमियत हमारे घरों से निकली है। लोगों ने दीन को बहुत हल्के में, इन सब मौजू पर हम बात करेंगे निश्चित बहुत खुले तौर पर, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा सा खुलासा कर रहा हूं। हमारे यहाँ बच्चों के अंदर हुब्बे जहाँ यानी नाम का शौक, मेरा नाम कैसा हो, समाज में लोग मुझे पहचाने कैसे, उसके पीछे लोग और यूथ बेतरतीब तरीके से बढ़ रहा है। उन्हें मालूम नहीं है कि नाम कमाने के पीछे की जो भूख है ये किस हद तक इंसान को गड्ढे में ले जा सकती है। उसी तरीके से माल की भूख है। पढ़े चले जा रहे हैं, कोई पता नहीं है कि इनकम का क्या सोर्स है, हराम है या हलाल है, तरीका कुछ भी हो, लेकिन शोहरत चाहिए, माल चाहिए किसी भी हद तक। तो ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है हमारे मेवात की यूथ के डाउनफॉल के लिए और हमारे मेवात की कल्चर के लिए। इसके बाद फिर हमारे मेवात पर सोशल स्टेटस, पॉलिटिकली हम चाहते हैं कि पॉलिटिकली हमारा अटैचमेंट हो, हमारी संपर्क हमारे बहुत अच्छे हों। शो करते हैं सोशल मीडिया पे कि हम किन नेताओं के साथ हमारे संपर्क है, चाहे उन्हें पहचान कोई नहीं रहा हो, लेकिन वो वीडियो फोटो कहीं ना कहीं अपनी जो नफ्स है उसको गिजा दे रहे होते हैं कि मेरी भी पहचान है, जबकि ये कोई पहचान नहीं है। पहचान दरअसल ये है अच्छे कामों में अपने अपने एरिया का, अपना देश का नाम रोशन, अपने परिवार का नाम रोशन करें, फिर देखें, फिर लोग आपको पहचानेंगे। सबसे बड़ी कमी एक और है, रोल मॉडल्स की कमी। यहाँ रोल मॉडल्स ही नहीं है। अगर रोल मॉडल्स भी हैं, वो एक अलग एक और पॉइंट है जिसको मैं आपको बताऊंगा। रोल मॉडल्स नहीं है, लोग किसको रोल मॉडल बनाए। नजदीक में कोई आसपास में रोल मॉडल नहीं है, किसका जैसा बनना चाहे। दरअसल मुसलमान के लिए तो सबसे बड़ा रोल मॉडल हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी जैसी हस्ती, उनकी जो जिंदगी रही है वो हर इंसान के लिए इस दुनिया में एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। उनको फॉलो करें। लेकिन हम किन को फॉलो कर रहे हैं? प्लेयर्स को, मूवीज एक्टर्स को, टिकटॉक स्टार्स को, इंस्टाग्राम स्टार्स को, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। तो आप सोचिए ना कैसी कैसी हमारी पीढ़ी आने वाली है। तो रोल मॉडल्स की कमी है। और एक जो पॉइंट मुझे लगता है कि पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन आपको लगेगा कि ये पॉइंट मैंने ऐड क्यों किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉइंट है। ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। देखिए, अगर आपके पास इतने इम्कानात नहीं, इतने जरिए नहीं है सोर्स ऑफ इनकम के, अगर आप बच्चे पैदा करे ले जा रहे हैं, तो उनकी परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनको राह कौन दिखाएगा? 1 2 3 बच्चे तक तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि आप उनकी गाइडेंस कर सकते हैं, आपने उनके इल्म का खर्चा उड़ा दो। लेकिन आपके 7 8 10 बच्चे हैं, कोई फिक्र नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, कोई पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं है। मैंने देखा है सड़कों पे घूम रहे हैं, फिजूल कहाँ पूरा दिन खर्च हो रहा है पता ही नहीं है। माएँ याद कर रही होती है कि मेरा वो बच्चा घर पे नहीं आया, वो नहीं आया। तो इस चीज में भी आपको ये पॉइंट्स ऐसे, ये वाकई में रीजन है। आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये कुछ रीजंस है। दीन इस्लाम को हम सिर्फ थ्योरी बेस पे मानते हैं। प्रैक्टिकल जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सुकून जो दीन में रखा है वो प्रैक्टिकल यानी अमल, मैं प्रैक्टिकल अमल करने के लिए कह रहा हूं। आप नमाज को जानने से मतलब नहीं है, नमाज को अदा करने के बाद
उसका मजा जो हासिल कर सकता है वो पढ़ने के बाद ही हासिल हो सकता है। रोजों का जो फायदा है, जो रोजों से जो कुर्ब हासिल होता है अल्लाह ताला का, खालिस अल्लाह की इबादत है रोजा, उससे आप प्रैक्टिकल कर कर देखना होगा। दीन किताबों में खत्म नहीं हो जाता। दीन हमें अपनी जिंदगी में लाना है, प्रैक्टिकल करके देखना है। जैसे आखिर इतने बड़े बड़े आलिम, इतने बड़े बड़े शुहदा, इतने बड़े बड़े साहबा, चाहे आप ये उन्होंने इस अपनी जिंदगी में अमल कर कर देखा कि वाकई में ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिविटी का और एक बहुत बड़ा और रीजन हार्म रिलेशनशिप में वो आपको गड्ढे की तरफ ले जा रही है। इतना यूथ इंडल्ज है इस हराम रिलेशनशिप में, इनका स्टेटस ही इससे बनता है। दोस्तों में स्टेटस ही उस बच्चे का है जिसके हराम कनेक्शन हो बहुत ज्यादा। इसके ऊपर तो मैं बहुत कुछ खुलासा करने वाला हूँ। ये बहुत बहुत अच्छा टॉपिक। इसके बाद पेरेंटिंग है। ना पाप ना तो अब्बा जान को पता होता, ना अम्मी जान को पता होता आखिर क्या वैल्यू सिखानी है, क्या चीजें सिखानी है, किस तरीके से हमें बच्चों के सामने रहना है, कैसे क्या वैल्यूज हमें सेट करनी है अपने बच्चों के लिए, पता ही नहीं है। क्या दीन कह रहा है, दीन ने घर में रहने के क्या तरीके बताए हैं, अल्लाह के नबी हमारे लिए किस तरीके से बच्चों के साथ रहने का तरीका बता गए, कुछ मालूम नहीं, जस्ट वेस्टिंग टोटल टाइम। इसके बाद फिर हाँ, ये एक पॉइंट है, कामयाब लोगों की समाज से दूरी। हाय हाय, जो भी कामयाब हुआ चला गया, या तो मेवात छोड़ के चला गया, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सरकारी लोग हो, एक बार जो चला गया वो वापस लौट कर नहीं आए। वो सिर्फ सेल्फिश हो गया अपने परिवार के लिए, खुद के बच्चे खुद, और बस इसी में खत्म है उसका कैरियर। अरे यार, अल्लाह ने आपको कामयाब किया है, ऐसा नहीं कि हो सकता है उसमें कई लोगों की दुआएं शामिल हो, तो आप अपनी गाइडेंस को लेकर आइए ना, बताइए कि मुझे कैसे कामयाबी मिली, मैं कैसे कामयाब हुआ अपने फील्ड में। फिर देखिए सुकून, फिर देखिए आपको कितना मजा आएगा जिंदगी में। नॉलेज शेयर करने से अल्लाह आपके दिलों में खुलूस और मोहब्बत पैदा करता है। आप बताइए, आप क्यों अपने तक सीमित हो जाते हैं? बहुत गरीब बच्चे हैं, गाइडेंस की कमी है, उन्हें मालूम नहीं है कि आखिर उस लेवल तक पहुंचना कैसे है। जिसको मालूम हो जाता है वो खुद तक। यार प्लीज ऐसा ना कीजिए। जो कामयाब हो गया वो अपने सेशंस रखिए, स्कूलों में सेशंस रखिए, मदरसों में सेशंस रखिए, लोगों को इकट्ठा कर कर बताइए, पेरेंट्स को बताइए कि अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आगे बढ़ने। चाहे वो बिजनेसमैन हो, काफी अच्छे बिजनेसमैन है माशाल्लाह, मेवात में कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन छुपे हुए हैं, कोई काम नहीं करना चाहता, कोई बताना नहीं चाहता। इसलिए भाई ये बहुत पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट है। अगला पॉइंट है काउंसलिंग नहीं है मैरिज की। शादी से पहले जवान बच्चों के कोई नॉलेज नहीं, क्या समझा जा रहा है शादी को, सिर्फ मजा। ये मजा नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ती है आपके ऊपर भाइयों। आधा ईमान शादी के बाद मुकम्मल होता है इंसान का। मैंने पढ़ा है कई किताबों में कि आपको एक नमाज की कीमत जो है 42 या 21 नमाजों के बराबर मिलती है शादी के बाद। तो दीन ने भी अधूरा माना है। दीन ने बहुत अच्छे इसमें बातें बताई है शादी से पहले, जिसके बाद और हमें सिलेक्शन का वो नहीं दिया जाता। शादी में सिलेक्शन करने का भी तो फ्रीडम मिली है ना दीन के अंदर, हम दीन को ही तो फॉलो करते हैं। दुनिया तो शादी के बारे में बहुत आगे, कुछ वो तो बातें करने तक का मौका देते हैं, लेकिन बातें नहीं, फिर भी एक चॉइस होती है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा से पूछा कि क्या मैं आपकी शादी हजरत अली से कर दूं? तो भाइयों वो आपके सामने पूरा अल्लाह के नबी ने पूरा करके बताया, प्रैक्टिकल करके बताया चीजों को। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक तो स्पोर्ट्स है ही, अगर स्पोर्ट्स में है तो यूथ ओवर टाइम बहुत दे रहे हैं।
और इसका तो रीजन हमारी जिंदगियों में बहुत असरात हुए हैं। आज तक हम इन चीजों को महसूस करते हैं। हमने आखिर एक क्रिकेट जैसे एक नॉर्मल से स्पोर्ट्स को इतना टाइम क्यों दे दिया, इतनी बर्बादी वक्त की, अंदाजा ही नहीं चलता। बैठे हैं, सुबह निकले शाम को घर पहुंचे, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखें, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए टाइम की। दिन में 1 से 1.5 घंटा काफी सफिशिएंट होता है। उसके बाद आप घर की जरूरतों को, खुद की जरूरतों को, पढ़ाई को, सबको पूरा करते इतना इंडेंस ना हो चाहिए। ये सब पॉइंट्स हैं। यूथ फोकस नहीं है गोल के लिए, बिल्कुल गोल है ही नहीं। पहली बात तो गोल है भी तो फोकस नहीं है, गाइडेंस की कमी है। अब मैंने पहले ही चर्चा कर दी कि बिजनेस इतने सारे हैं दुनिया में, नॉलेज ही नहीं है, इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, उसकी जानकारी हम देंगे आपको। क्या ऐसे बिजनेस हो सकते हैं मेवात की यूथ के लिए। और अगला पॉइंट है अर्निंग प्रेशर बिफोर टाइम, क्योंकि आपके पास पहले से जरिए नहीं है। मैं ये बात पहले कर चुका हूँ कि आपकी अगर फैमिली अर्निंग के जरिए नहीं है तो एक प्रेशर डेवलप होता है यूथ के ऊपर। एक बच्चा जो क्रिएटिव हो सकता है, उसकी सारी क्रिएटिविटी मर जाती है अगर फैमिली का अर्निंग का जो बेस है वो कमजोर है। तो वो फिर जिम्मेदारियों को पहचानने लग जाता है, वो अपने इंटरेस्ट को मारने लग जाता है, वो अपनी क्रिएटिविटी को दबाना, वो फिर मौका तलाश कर रहा होता है कि आखिर मेरे लिए ऐसे और क्या तरीके हो सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी अपने घर के लिए पैसा दूं। बहुत बड़ा पॉइंट है, यूथ के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी है। घर की जो अर्निंग है, ये बहुत बड़ा रीजन। मैं तो ये कहता हूँ ये बेस है। मेवात को गड्ढे की तरफ ले जाने का जो बड़ा रीजन है वो ये है कि एक अर्निंग जो इकोनॉमिक स्टेटस है परिवारों का, वो बहुत कमजोर है। जिम्मेदारियां पड़ जाती है, घर में 2 बहनें हैं, शादी करनी है, और जब बैंक में वो जाके देखता है अपने घर की हालात तो पता चलता है कि घर में लाख रुपए की सेविंग करे तो क्या करे यूथ। आप बताइए, उसकी मजबूरी हो जाती है अर्निंग कर। वो फिर ये नहीं देख रहा होता कि पैसा हराम से आएगा हलाल से, आना चाहिए। फिर वो तरीके तलाश करते हैं कि कैसे पैसा आएगा। फिर एजुकेशन में एक और पॉइंट है कि इंग्लिश लैंग्वेज को फोबिया बना रखा है। आई नो कि इंग्लिश बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आप अपने खुद से बात करें, खुद से जितना आप बात करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अपने फ्रेंड सर्किल में एक दोस्तों को ऐसे तलाश जिनको आती है इंग्लिश, उनके साथ बात करेंगे तो इंग्लिश का होना इस वक्त में बहुत लाजिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंग्लिश आती है ना, आपका कॉन्फिडेंस अंदर से वैसे ही बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच जाता है। इसलिए आप इंग्लिश को फोबिया ना बनाएं, इसको सीखें, बोलना सीखें, जिससे के लिए आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज बने। आप बहुत एमएनसीज की बहुत जॉब्स आती हैं, उसमें आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, काबिल इंसान बन सकते हैं। इंग्लिश का होना तो आज बहुत मस्ट है। इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश को फोबिया ना बनाकर इसको सीखें, ये जॉब के लिए बहुत। और अब जो सबसे अहम पॉइंट आपको लग सकता है वो पॉइंट ये है, पॉलिटिकल लीडर्स एंड देयर थॉट्स अबाउट मेवात एंड देयर करियर। कुछ सोच नहीं है, कोई ख्यालात नहीं मेवात के लीडर्स। बर्बाद कर दिया मेवात को, बर्बाद कर दिया मेवात को। परिवार चलते आ रहे हैं, फैमिलीज ने क्या बताएं। इस पॉइंट पर ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं, क्योंकि नॉलेज आपके पास है। शादीशुदा है तो बननी भी है, डाउनफॉल है दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, क्योंकि वो काउंसलिंग हुई नहीं ना। घर के वैल्यूज क्या है, बच्चे जवान हैं, कई बार पिताजी अपनी घर वाले बच्चे के सामने, जवान बच्चों के सामने बीवी को मार रहा होता है। ससुर है वो, फिर भी वो अपनी बीवी को, सास को, क्या क्या आप क्या एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। घर की जिम्मेदारियां जल्दी आ जाती है, वो पॉइंट हो चुका है।
फर्दर स्टडीज के लिए मुवाफिक हालात नहीं है। अगर बच्चा पढ़ भी रहा है, 12th पास की अच्छे नंबर से, वो जाए तो जाए कहाँ? इनकम का सोर्स नहीं है, और है भी तो फिर दोस्तों की फर्दर स्टडीज का इंटरेस्ट नहीं है, आसपास इतने अच्छे स्कूल्स कॉलेज नहीं है। चीजें वो आसान होती है जो आपको आसपास दिख रही होती है, लेकिन जब चीजें नदारत है, फ्रेंड्स में कोई ऐसा कोई खास दोस्त नहीं है जो बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत अच्छा कुछ गेन कर चुका है करियर में, स्कूल इतने अच्छे नहीं है, फैमिली प्लानिंग नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। प्लानिंग करनी होती है भाई, पेरेंट्स को दोनों को बैठकर बात करनी होती है, बच्चा जन्ने से पहले क्या करना है, और बच्चा पैदा हो जाता है तो हमें क्या तैयारियां करनी होती है, प्लानिंग्स होती हैं, किस स्कूल में पढ़ाना है, कैसा रहना है, क्या तरीके, ये सब चीजें। एजुकेशन सिस्टम नहीं है यहाँ, एजुकेशन सिस्टम तो बहुत कैटेगरी लो है, 2-4 स्कूल्स हैं, वो भी बस पैसे कमाने की होड़ मची है, बिजनेस बनाने आए लोगों ने स्कूल को। आजकल जो स्कूल्स खोल रहे हैं वो बिजनेस के नाम से खोल रहे हैं, उनका कोई मकसद ये नहीं कि हम अच्छी तालीम देंगे, वो तो ये चाहते हैं कि इससे मार्क्स का फोबिया बना दिया बच्चों के जहन में, अच्छे इंसान बनाने की कोई दौड़ नहीं है, कैसे ही नंबर ले आए। ये जो मार्क्स का जो प्रेशर है ना बच्चे के जहन में, ये खत्म कर देता है बच्चे की क्रिएटिविटी को। मैंने देखा है जो 12th में जस्ट पास हुए आईएएस तक पहुंच जाते हैं, तो इंसान की क्रिएटिविटी को मारने के लिए स्कूल्स का भी हाथ है यार। अब फिर पेशेंस और परसिस्टेंस की कमी है, पेशेंस नहीं है समाज में। पेशेंस तो किसी भी सिस्टम में नहीं है। आप कोई भी सिस्टम उठा के दे लीजिए, कोई भी शब्द से काम नहीं लेता, और कंसिस्टेंस नहीं है कोई भी। यही तो होता है। ओ हो ओवर टाइम करोड़पति बनने की है, ये तो मेवात के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है यार। इसमें पीछे नहीं है हमारा समाज। ओवरनाइट करोड़पति बनने के लिए हमने क्या क्या तरीके अपनाए, पूछो मत। आया है पहले टटलू, उसके बाद फिर सट्टा आ गया, अब तो ड्रीम 11 में हमारी यूथ देखिए, रातों की नींद है हराम है। अगर किसी के अच्छे आसपास कोई रह गया तो 4 दिन तक नींद नहीं आती। ओवरनाइट, ओवरनाइट भाई, ओवरनाइट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ धोखा है, धोखा है, धोखा। आप मानिए तो सही, कितने परिवार बर्बाद हो गए। जिन लोगों का उरूज 7वें आसमान पर था, वो आज फर्श पर है। देखा है हमने, हमारे आसपास लोगों को देखते हैं। इसलिए ओवरनाइट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपके आंखों का जहनी धोखा है। लाखों करोड़ों में कोई एक आ जाए तो उसको आपके सामने पेश कर दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट इतने अच्छे खास चल रहे हैं। खेलो दिमाग से, दिमाग से खेलने के लिए यही बचा है क्या ड्रीम 11? इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तुम ये कर लो, मैं जब तक ड्रीम 11 पे टीम बना लेता हूँ। यही काम बचा है दोस्तों। ड्रीम 11 वालों ने तो घर पा, और इसके अलावा तो फिर हमारे यहाँ तो काम बहुत निकलते रहते हैं, कमाई के तरीके बहुत इजाद होते हैं। हर दूसरे महीने में कोई ना कोई तरीका बदलता रहता है वन नाइट करोड़पति बनने का। कर रही यूथ इंडल्ज है, उसके पीछे के रीजंस मैंने पहले आपको बता दी क्या रीजंस है। मेवात के लिए ना तो गवर्नमेंट ने कुछ किया है ही नहीं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लोग अगर इन्वेस्ट भी करना चाहें तो कहाँ करेंगे? ये भी बहुत बड़ी ये ऐसे पॉइंट है जो मेवात को बैक में ले जाने के रीजन। इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, जो जहनी लोग हैं, जो ख्यालात जिनके अच्छे हैं, उनकी गाइडेंस की कमी है। कोई गाइड नहीं करना चाहता मेवात के बच्चों को, मेवात की यूथ को किसी को फिक्र नहीं है। वो बस खुद की इस्लाह कर लें, वो बहुत बड़ी बात है। लोगों में जहन है, ऐसी बात नहीं है। मेवात मेवात ने नाम रोशन किया है इल्म के मामलों में, लेकिन वो बताना नहीं चाहते किसी को। हमारे मसाजिद में ऐसे ऐसे आलिम बैठे होते हैं, लेकिन वो गाइड उस अपना फर्ज नहीं समझ रहे होते हैं। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिसके पास अथाह भंडार है नॉलेज का, हर एक जिंदगी के पहलू को बहुत अच्छे से जानते, लेकिन बताए तो ना, बताएंगे तभी पार पड़ेगी। वो जिम्मा हम उठाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। रहनुमाई
करने के लिए कोई आगे बढ़े तो उसकी टांग खींच देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मेवात से ऐसे लड़के, ऐसा यूथ जाग गया है जो खुद के लिए भी काम कर रहा है और मेवात की मेवात की कल्चर के लिए भी काम कर रहा है। ओ ये एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, पॉलिटिकल कंपटीशन। पंच सरपंच, भाई साहब पूरा साल गुजर जाता है इसके चर्चे करने में, और इसमें तो हमारे बड़े भी इतने शामिल हैं कि सुबह के निकले शाम को घर ना लौटे, और आके देखा तो अगर घर में खाना नहीं है तो वो फिर लात घूसों के साथ बात करते हैं घरवाली से। इतना टाइम बर्बाद, आए हाय, चाय की थड़ियों पर रातें गुजर रही हैं, पूरी रात रात ओ भाई घूम रहे हैं पागलों की तरह, फिक्र ही नहीं है। अब तो यूथ भी इसमें सपोर्ट करते हैं भाई, और जिसको सपोर्ट करते हैं वो जाके हारता है, वो भी अपने बिजनेस में, अपने बच्चों की परवरिश में लग जाता है। जो जीतता है वो तो खैर बात ही नहीं करता, उसके तो फिर आपसे क्यों बात करेगा भाई। जिसके संपर्क आईएएस आईपीएस जैसे ऑफिसरों से हो जाते हैं तो आपसे क्यों बात करेगा यार। वो मतलब था, मतलब निकल गया, यूज किया आपको पैसों के जरिए, पागल बनाया आपको, बनाकर वो अपना मतलब हासिल किया और बस सब मौज कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है यूथ के, मानना होगा। ये फोन जो है ना, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सब बाई से, इसने तो तबाह कर दिया। मेवात की क्या, पूरी वर्ल्ड की यूथ को तबाह किया है। कितना टाइम हम इसमें दे रहे हैं, 4 घंटे 5 10 10 घंटे मोबाइल फोनों में घुसे रहते हैं, रातें निकल रही हैं, नींदों का जो लेवल है वो गिर रहा है। 12 1 2 2 3 3 रात को, पूरी पूरी रात लोग मूवीज में, फांसी की चीजों में देखने में इंडल गए। नेताओं के साथ ओवर टाइम दे रहे हैं भाई। अब तो ये क्रेज चला हुआ है मेवात में कि कौन किसके साथ फोटो क्लिक करता है। मेवात में ये यूथ का क्रेज है कि मेरे संपर्क कहाँ है भाई, मुझे लोग कहाँ कहाँ तक जानते हैं। मनी मैनेजमेंट नहीं है, फिजूल खर्ची है भाई, बहुत फिजूल खर्ची है। पैसा आ जाता है तो रातों रात खर्च कर देते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। बैंकों की जो गाइडलाइंस हैं जानता ही नहीं है लोग, बैंकों से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। सेविंग्स नहीं है सबसे बड़ी, अगर सेविंग्स हो ना तो परिवार में तो वैसी खुशी आ जाती है कि मालूम होता है कि घर में सेविंग है तो काम बहुत अच्छे होने लग जाते हैं। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बहुत बड़ा पॉइंट है, शादी दहेज, क्या बर्बादी है मेवात के दिन। नया नया कल्चर, नया क्या बहुत पुराना हो चुका है, लोग करोड़ों तक खर्च कर रहे हैं, इतना प्रेशर बना दिया है। गरीब लोग जो बेचारा, जिसके पास इनकम के 2-5 हजार रुपए का जरिया है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है कि वो अपनी लड़की को ब्याहने के लिए मोटरसाइकिल से कम तो क्या शादी, कल्चर ही खत्म हो गया। बाइक से नीचे तो कोई शादी नहीं है। साइकिल के जमाने थे आज से 10 साल पहले, हम देखा करते थे साइकिल मिली और ये भाई, लेकिन अब बाइक से नीचे रिश्ता नहीं है। अब तो भाई बहुत मुश्किल हो चुका है। दहेज का इतना खौफ है ना, पूरे परिवार की सेविंग को बर्बाद कर दिया। पूरी जिंदगी कमाता है एक पापा, एक पिताजी अपनी बेटी को निकालने के लिए, घर से विदा करने के लिए पूरी जिंदगी कमा, यहाँ तक वो अपने घर के कुछ चीजों को गिरवी रख देता है। यार कितना बड़ा प्रेशर है ये, मेंटली प्रेशर है, बच्चे के ऊपर प्रेशर है, पूरे परिवार के। एक जवान बेटी का घर में होना भाई, उसको कितनी बड़ी आफत समझा जाता है। अगर ये दहेज ना हो ना तो मोहब्बत करने लग जाए अपनी बहनों से, अपनी फूफियों से। कारण क्या है, रीजन यही तो है कि खर्चे इतने हैं शादी के, 15 20 20 लाख रुपए की तो आम शादियां हो गई, इसमें हम भी आप भी सब शामिल हैं। इसको जितना नॉर्मल करा जाएगा, जितना नॉर्मल करा जाए। खानों में देखो भाई, 50 50 गाड़ियों की होड़ लगी, 100 100 गाड़ियों की होड़ लगी है। किस लिए होड़ लगी है, नाम होगा, शोहरत मिलेगी, ठीक है शोहरत मिल तो जाएगी, लेकिन इसका अंदाजा पता चलेगा। तो मेरे भाइयों, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैं सोचता हूं कि इनके ऊपर काम होना बहुत जरूरी है।
और वीडियो लंबा जरूर हुआ, आपको वक्त जरूर लिया, लेकिन ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए, हमें भी चर्चा करनी चाहिए, और इन पॉइंट्स के ऊपर खुलासा करते रहेंगे इन वीडियोस में। शुरुआत है, क्वालिटी वीडियो की डाउन हो सकती है, लेकिन जो हमारे ख्यालात हैं, जो हम सोचते हैं, उसमें सपोर्ट करने की जरूरत है। इंशाल्लाह हम दुआ भी करते हैं कि इन सब चीजों के जल्दी से जल्दी खात्मा हो समाज से। ये चीजें खत्म होंगी तभी जाकर मेवात आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरे इस मिशन में मैं खुद तो शामिल, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी शामिल होंगे, और हम घर घर, स्कूल स्कूल जाकर मोटिवेट करेंगे, बच्चों की जिंदगियों से रिलेटेड उनसे सवालात करेंगे, जवाब देंगे। कैसे आगे बढ़ सकता है एक यूथ का बच्चा, कैसे एक बच्चे की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या उसके ड्रेसिंग सेंस हो सकते हैं, क्या उसका चलने का, फिरने का, उठने का, क्या दीन ने कहा है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जरिए भी हम दुनिया हासिल कर सकते हैं, लोगों ने की है। जरूर इन चीजों को सामने लेके आए इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि दीन के साथ साथ दुनिया हमें हासिल करेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म चाहिए, बताने वाला चाहिए, कोई आएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद रखिए कि आप तक कोई पहुंचेगा। आप हार नहीं माने, निराशा मुसलमान के लिए नहीं रखी, ना उम्मीदी होना मुसलमान की पहचान नहीं है। हम पुर उम्मीद हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में हम ख्यालात चेंज करेंगे, सोच बदलेंगे, यूथ तैयार करेंगे, एक जो सोशल स्टेटस है उसको बढ़ाएंगे। स्तर को कहां गिर चुका है मेवात का स्तर, काम करेंगे। बहुत दिनों से दिली इच्छा है, आप देखते भी हो कि मेरे फेसबुक पे आज से नहीं, पिछले 10 साल से मैं लिख रहा हूं, लेकिन मुझे भी एक प्लेटफॉर्म नहीं था ना, कैसे कैसे कहां से शुरुआत करूं। अब वो प्लेटफॉर्म मिला है, इंशाल्लाह अकेला निकलूंगा, कोई ना मिला तो बस सपोर्ट करने की जरूरत है। हम जहनी बीमारियों के बारे में भी जानते हैं, हम यूथ के ख्यालात के बारे में, कहां वो अटका हुआ है उनका, उनकी सोच कहां है, कैसे वो पीछे रह गए, क्या रीजन है, कहां पेरेंटिंग में कमी रह गई, क्यों यूथ इतना पीछे रह गया। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है, दुआ में शामिल रखें। आज का वीडियो बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव भी है, बहुत खास भी है, इसलिए आप मुझे अलविदा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।